नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी जो भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में फर्स्ट चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज के वीडियो में हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन उन सब से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उन सभी का अध्ययन आज के इस चैप्टर में करेंगे, जिसमें आपका गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसमें उत्तल दर्पण रहेगा, आपका अवतल दर्पण रहेगा और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं, जिसमें वक्रता केंद्र है, आपका वक्रता त्रिज्या है। इसके अलावा प्रतिबिंब की स्थिति की, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इन सभी का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल का नाम है अपना परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स। देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिखा है, यदि किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। तो किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, कोई खोखला गोला है हमारे पास, उसे काटकर हम उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या लाल ऑक्साइड का कलई कर दें तो प्राप्त दर्पण होगा हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण। अब यह दो प्रकार के होते हैं, जो भी गोलीय दर्पण है आपके वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब पहला जो आपका अवतल दर्पण है, तो इसमें देखिए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात जो परावर्तन होगा आपका वो दबे हुए पृष्ठ से होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ध्यान रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये है कि परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर की ओर दबा हुआ है। अब इसके उभरे हुए पृष्ठ पर हम एक कलई कर देते हैं। अब ये कोई आपकी आपतित किरण, और ये दर्पण पे परावर्तन के पश्चात देखिए ये रही आपकी परावर्तित किरण। तो ध्यान रखना है, अब ये है जो आपका ये कलई किया हुआ पृष्ठ, तो देख लिया कि परावर्तन जो होगा आपका दबे हुए पृष्ठ, अंदर वाले ये दबा हुआ पृष्ठ है, इससे परावर्तन होगा। और ये उभरा हुआ है, इस भाग पे क्या है, कलई। नोट करते जाइए साथ ही साथ। तो ये पृष्ठ आपका ये है, ये वाला, इसी को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। चलिए
नोट हो गया। नेक्स्ट, अगला आपका उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण, जैसा कि अभी अवतल दर्पण बताया उसके जस्ट विपरीत, कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन जो होगा आपका वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब ये है आपका दर्पण। अब इसके अंदर वाले भाग इस पर कलई कर देते हैं हम, दबे हुए भाग, इस भाग पे हम कलई कर देते हैं। अब ये आपका जो है ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और अंदर वाला भाग आपका ये कलई किया हुआ पृष्ठ। अब यहाँ से कोई आपतित किरण ये परावर्तन के पश्चात इस दिशा में, तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। और ये हो गई परावर्तित किरण। अच्छा, ये रहा, कीजिए नोट कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। फर्स्ट है आपका दर्पण का ध्रुव। तो जो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा उसके मध्य बिंदु को बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। अब जैसे अभी उत्तल दर्पण बताया आपको, अब इसका मध्य बिंदु ये है, ये वाला, तो इसी बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। या ये आपका अवतल, सॉरी उत्तल अवतल, ये अवतल है, ये उत्तल, इसका भी ये मध्य बिंदु है ये, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। अब अगला है आपका वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अब जैसे ये आपका कोई खोखला गोला है और इससे हम कोई दर्पण निकाल लेते हैं किसी प्रकार का, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसके उभरे हुए भाग पर अगर हम कलई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये अब इस गोले का जो केंद्र है इसी केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये बन गया आपका वक्रता केंद्र। तो ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या भी इसी प्रकार है आपकी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब इसी चित्र में आप समझ लीजिए कि ये आपका सी मान लिया वक्रता केंद्र। चलिए दूसरा बना देते हैं, ये ले अवतल दर्पण ही निकाल लेते हैं इस गोले से। ये तो हमने बताया था आपको वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र होगा
उसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ये आपका ध्रुव P मान लिया, ये C। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये P और C के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये रही। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अभिलंब। लिखा है गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब ये रहा आपका वक्रता केंद्र C। अब इसे कहीं से भी आप मिला दें तो ये रेखा हम बोलेंगे अभिलंब। अगला है आपका मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये रहा कोई दर्पण आपका, और ये रहा देखिए यहाँ पे बन गया दर्पण ये अवतल। अब वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा ये बोली जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो अभिलंब और मुख्य अक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक है आपका, वो परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब जैसे ये आपका रहा अवतल दर्पण, M1 और M2 मान लिया कोई अवतल दर्पण है। अब M1 से M2 को मिलाने वाली ये रेखा, इसे हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, जो भी व्यास होगा आपका उसी को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब बनाते हैं, देखिए इस प्रकार कोई है आपका अवतल दर्पण। अब ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस प्रकार देखिए ये। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अब बताया है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात। अब यहाँ से परावर्तन हो गया तो इधर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मिल रही है आपकी ये। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, ये आपका F, मुख्य फोकस F कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। फोकस दूरी। लिखा है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, अब ये आपका दर्पण कोई है अवतल। मुख्य फोकस, अब ये मान लिया यहाँ पे ध्रुव P और ये रहा आपका मुख्य फोकस F। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये हो गई आपकी फोकस दूरी।
ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी बोली जाएगी फोकस दूरी। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। ये टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है 2 नंबर में एग्जाम में। लिखा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दोनों से है, अवतल से भी है और उत्तल से भी। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से छोटा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है, वह दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। अब चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से और अच्छा समझ में आएगा। ये रहा कोई आपका अवतल दर्पण, ये है कोई मुख्य अक्ष। अब लिखा है कि वस्तु अनंत पर रखी है, ये ध्रुव P। अब अनंत पर मान लेते हैं ये आपकी कोई वस्तु रखी है A और B, अनंत पर स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब ये मान लेते हैं मुख्य फोकस, और ये रहा आपका वक्रता केंद्र C। तो ये जो किरण है आपकी वस्तु के प्रतिबिंब से, देखिए आपतित किरण इस प्रकार दर्पण पे आपतित होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी है वो वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, ये इस प्रकार। अब परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी वापस आएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वापस। अब जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लिखा है कि फोकस तल में, तो ये प्रतिबिंब जो आपका यहाँ पे बनेगा A डैश और B डैश, उल्टा है प्रतिबिंब A डैश और B डैश। चलिए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। अगली कंडीशन में देख रहे हैं आप, लिखा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा
वह वस्तु से छोटा। वास्तविक है, उल्टा है, वह वस्तु से छोटा। वह दर्पण के वक्रता केंद्र। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। अब इसका चित्र और देख लीजिए। ये रहा कोई आपका अवतल दर्पण। ये रही आपकी मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P। अब क्या लिखा है कि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र मान लेते हैं, ये है आपका C। अब ये मान लेते हैं मुख्य फोकस है। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित वस्तु ये रही आपकी A और B। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण एक आपकी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार ये। और अगली जो होगी आपकी दूसरी, वो सीधी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश और B डैश। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमने बताया वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र आपका C और मुख्य फोकस F के बीच देख रहे हैं यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। बना लीजिए जल्दी। नेक्स्ट नंबर 3 पे आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर और दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। चलिए देखिए चित्र। ये है आपका उत्तल दर्पण। ये है आपकी मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P। अब ये मान लेते हैं मुख्य फोकस F और ये रहा आपका वक्रता केंद्र C। और जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो इस प्रकार ये रख देते हैं कोई वस्तु A और B। एक तो किरण आपकी सीधी मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार, और
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई इस प्रकार वापस आप ये, और दूसरी किरण आपकी सीधी मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण के आपतित होगी और इस प्रकार ये तिरछी थोड़ा, अब इसे हम परावर्तित करते हैं इस प्रकार, ये रही आपकी ये। अब जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही देखिए वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब ये बन गया ए डैश और बी डैश। तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। देख रहे हैं बोर्ड पे आप कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। ये चित्र से ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास कोई दर्पण अवतल, ये रही आपकी मुख्य अक्ष। लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, तो ये मान लिया वक्रता केंद्र सी और ये हो गया आपका मुख्य फोकस है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है ए और बी, ए और बी कोई वस्तु रखी है। तो अब देखिए, एक तो आपकी किरण ये वस्तु की मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये आपकी जो आप परावर्तित होगी सीधी प्रथम मुख्य फोकस एफ से इस प्रकार, दूसरी आपकी मुख्य फोकस से होकर ये भी परावर्तित होकर देखिए जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका बन गया प्रतिबिंब ए डैश और वी डैश। लिखा है कि वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा तथा दर्पण और वक्रता, दर्पण के वक्रता केंद्र ये आपका सी है और अनंत ये हो गया, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आपका प्रतिबिंब बन गया। नेक्स्ट है स्थिति 5।
इसमें लिखा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। ये लीजिए कि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। देखिए चित्र इसका भी, ये आपका दर्पण, ये रही आपकी मुख्य अक्ष। अब लिखा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस, ये है हमारा मुख्य फोकस है, इसी पर हमें क्या रखनी है, कोई वस्तु ए और बी। तो मुख्य फोकस पर हमने कोई वस्तु रखी है ए और बी। एक तो आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार। अब ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से इस प्रकार ऐसे अनंत पर। दूसरी आपकी यहीं से इस प्रकार बढ़ेगी ये, और इसी प्रकार ये परावर्तित होगी इस प्रकार ये। अब यहाँ कहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा कि ये बताया हमने कि अनंत पर, तो पता नहीं कहाँ पे बने, अनंत का कोई अंत ही नहीं होता, तो अनंत पर आपका प्रतिबिंब बनेगा ये। ध्यान रखना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो ये रखी वस्तु को ये भी, एक तो किरण आपकी जो मुख्य अक्ष के समांतर और वापस परावर्तन के पश्चात सीधी मुख्य फोकस से होकर वापस आएगी इस प्रकार। और और दूसरी जो है आपकी वो इस प्रकार इसी दिशा में जाके उसी दिशा में वापस इस प्रकार हो जाएगी। अब वक्रता के अंदर सी से होकर वापस, अब यहाँ पे कहीं पे आपका प्रतिबिंब कोई बनेगा, वो भी कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट स्थिति है आपकी। लिखा है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा ध्रुव मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक लिखा है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक
सॉरी, वास्तविक नहीं, ये आभासी होगा। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है तब हमें प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, ये कंडीशन आपकी अलग है। बाकी सब में क्या हमने बताया, वास्तविक यहाँ पे कैसा है आपका आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है, और उन सभी में पांचों में हमने बताया कैसा है, उल्टा। तो ये कंडीशन आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो ये आपका कोई दर्पण अवतल, ये रही आपकी मुख्य अक्ष, ये है आपका दर्पण का ध्रुव P। अब लिखा है कि मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ये हो गया F, ये हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र C। मुख्य फोकस और ध्रुव ये P हो गया आपका, इसके बीच में तो यहाँ पे कहीं पे हम कोई वस्तु रखे देते हैं A और B। अब वस्तु आपकी रख गई, अब इसे इस प्रकार, ये आपकी एक मुख्य अक्ष के समांतर, और जो दूसरी होगी आपकी वो ये वक्रता के अंदर पर परावर्तित होगी इस प्रकार ये। तब जो मुख्य अक्ष के समांतर है ये आपकी मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार परावर्तित होगी ये। अब ये दोनों जो किरणें आपकी, इन दोनों को हम जब पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार, आभास होगा, वास्तविक नहीं होंगी। तो ये जिस बिंदु पर आपको प्राप्त बनती दिखेंगी, आभास करेंगी, आपको आपकी आंखें आभास करेंगी, उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब ये बन गया, सीधा है और वस्तु से बहुत बड़ा है, ये डैश और बी डैश। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।